हाय गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुछ ही देर में उन लोगों ने ईशानी को गाड़ी से बाहर निकाल दिया था। ईशानी के सर पर ज़्यादा बड़ी चोट नहीं आई थी, बस हल्की खरोच थी, पर वो बेहोश थी। तभी एक आदमी ने अपनी की बोतल से उसके चेहरे पर पानी के छींटे पड़ते ही ईशानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। पहले तो उसे सब धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था, पर थोड़ी देर बाद उसे कुछ साफ साफ नज़र आने लगा। उसे अपने सर में दर्द हो रहा था। उसने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, दर्द हो रहा है। तभी एक 50 साल के आसपास की औरत ने ईशानी को पानी पिलाते हुए कहा, बेटा पानी पी ले, कैसा है लग रहा है अब तुम्हें। ईशानी ने पानी पीने के बाद चारों तरफ देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने तेज़ी से गाड़ी चलाने के टक्कर में अपनी गाड़ी कहीं पर ठोक दी थी। उसने नज़र घुमाकर देखा तो गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई थी। ईशानी ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करती है और शांति की तरफ देख कर कहा, मैं ठीक हूँ आंटी। इस आंटी ने ईशानी की तरफ देखते हुए कहा, बेटा अपने घर में किसी को नंबर बता दो, हम कॉल करके उन्हें बुला लेते हैं। तुम्हारी कंडीशन नहीं ठीक है, तुम खुद घर जा सको और तुम्हें ज़्यादा छोड़ भी नहीं आई जो तुम्हें अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़े। ईशानी ने कुछ सोचकर उसे आंटी को एक नंबर बता दिया। ईशानी अभी बोलने की हालत में नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप बैठी हुई थी। उस आंटी ने नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक कैबिन में एक हैंडसम लड़का, जिसकी उम्र 23 से 24 साल लग रही थी, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, इतना ज़्यादा नुकसान कैसे हो सकता है? अगर काम करना नहीं आता तो मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ पर बेफिजूल के लोगों को रखने के लिए नहीं बैठा हूँ। उस लड़के की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर उसके सामने बैठे आदमी डरते हुए कहा, ईशान सर, अगली बार में ऐसी गलती नहीं होगी। उस लड़के यानी कि ईशान सिंघानिया, ईशान ने भाई ने गुस्से से कहा, अगली बार गलती करने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको मिस्टर शर्मा, अपना रेजिग्नेशन। ईशान की बात सुनकर मिस्टर शर्मा ने रोते हुए कहा, सर प्लीज़, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपको इतनी बड़ी गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर यह आपकी पहली गलती होती तो माफ़ भी कर देता, पर यह आपकी 5वीं गलती है और इस गलती की वजह से कंपनी को 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। मिस्टर शर्मा, अभी मिस्टर शर्मा कुछ कहते उससे पहले ही ईशान का मोबाइल बजने लगा। ईशान ने मोबाइल निकाल कर देखा। मोबाइल पर एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। ईशान को हैरानी को हो रही थी, क्योंकि उसका नंबर किसी आम इंसान के पास होना लगभग इम्पॉसिबल था। ईशान ने फिर भी ज़्यादा न सोचते हुए कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से एक औरत ने कहा, क्या आप मिस्टर ईशान बोल रहे हैं? किसी अनजान औरत की आवाज़ सुनकर ईशान ने फ़ोन पर कहा, आप कौन बात कर रही हैं? उस औरत ने शांति से कहा, देखिए मिस्टर ईशान, आपकी सिस्टर ईशानी का रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। और उसे औरत की बात सुनकर ईशान ने फ़ोन पर चिल्लाते हुए कहा, यह आप क्या कह रही हैं? उसे औरत ने ईशान को शांत करते हुए कहा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई, बस हल्की फुल्की खरोंच आई है, पर इस वक्त वो काफ़ी कमज़ोर लग रही हैं। उनके पास उनका मोबाइल भी नहीं था। मैंने अपना नंबर लेकर आपको कॉल किया है। आप जल्दी से मुंबई के बाहर बने हुए हाईवे पर आ जाए। ज़्यादा चिंता मत कीजिए, उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी। उसे औरत की बात सुनकर ईशान ने जल्दी से अपना कोट उठाया और कैबिन से दौड़ता हुआ बाहर चला गया। करीब आधे घंटे ड्राइव करने के बाद ईशान उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर ईशानी से अपनी गाड़ी को पेड़ से टकराया था। उस जगह पर अब भीड़ कम हो चुकी थी। ईशानी इस वक्त एक बेंच पर बैठी हुई थी और उसके बगल में एक औरत बैठी हुई थी, उसके सर पर हाथ फेर रही थी। ईशान दौड़ता हुआ सीधा जाकर ईशानी के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने डरते हुए कहा, ईशानी क्या हुआ? अपने भाई को अपने सामने देखकर ईशानी सीधा उसके गले लग गई और उसके कंधे पर अपना सर रखकर रोने लगी। ईशानी को रोता देख कर ईशान काफ़ी घबरा गया। उसे लग रहा था कि ईशानी को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, जिस वजह से ईशानी रो रही है। पर असल तो वजह यह थी कि ईशानी अभी भी अंश के शब्दों को याद करके उदास थी। दर्द हल्का करने का टाइम ही नहीं मिला था, पर जब अपने भाई को देखकर वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। ईशान ने
उस आंटी की तरफ देखकर अपना सर झुकाते हुए कहा, थैंक यू सो मच आंटी, आपने जो कुछ भी मेरी बहन के लिए किया उसके लिए मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर मानूंगा। ईशान की बात पर उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हमने कुछ बड़ा नहीं किया, अगर इस इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, आप अपनी बहन का ध्यान रखिए। इतना कहकर वो आंटी वहाँ से चली गई। ईशान ने ईशानी को गोद में उठाया और अपनी कार में बिठा दिया और प्यार से उसके सर पर अपने कंधे पर रख कर ड्राइव करने लगा। ईशानी ने रोते हुए कहा, भाई मुझे इंडिया में नहीं रहना। ईशानी की बात सुनकर ईशान ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, क्या हुआ है ईशानी मुझे बात। ईशानी ने रोते हुए कहा, भाई मैंने कहा ना मुझे इंडिया में नहीं रहना, आप मुझे लंदन भेज दीजिए। दूसरी तरफ कॉलेज में अंश की बात सुनकर ओम, कृष्ण और दक्ष तीनों अभी भी चुप खड़े थे। उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। वही अंश की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। सबसे पहले ओम ने खुद को संभाल कर अंश के कंधों को झकझोरते हुए कहा, यह सब कैसे हो गया और ईशानी कहाँ है? ओम की बात सुनकर अंश ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता। सुबह जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोटू और मैं दोनों कुछ सामने की हालत में नहीं थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मोटू से माफ़ी कैसे मांगूं। उसे कहा कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, यह सिर्फ एक गलती थी जो कि हम दोनों ने नशे में की हालत में की थी। इतना कहकर अंश चुप हो गया। अंश की बात सुनकर ओम ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तूने ईशानी से यह कहा कि जो कुछ भी हुआ बीच में वह गलती थी और ईशानी इस गलती को भूल जाए ना? अंश ने रोते हुए कहा, और क्या कहता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ईशानी ने भी यही कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों एडल्ट हैं। जब मैं बाथरूम में गया ईशानी पता नहीं कहाँ चली गई, तब से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं वह कहाँ चली गई, क्यों चली गई। अंश की बात सुनकर ओम ने इस बार गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अंश तू इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? अगर कोई लड़की तेरे साथ सोने के बाद कुछ कर गुस्सा नहीं कर रही है तो समझ में तो आना चाहिए कि वह लड़की तुझे प्यार करती है। तुझे ईशानी की आंखों में खुद के लिए कभी प्यार नज़र नहीं आया। मुझे लगता था कि तू नादान है, पर तू नादान नहीं, तू तो बेवकूफ़ है। अंश बेवकूफ़ ईशानी तुझे बचपन से प्यार करती है। ओम की बात सुनकर अंश हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। ओम ने गुस्से से अपने बाल खींचते हुए कहा, इनफैक्ट ईशानी तुझे अपने प्यार का इजहार भी करना चाहती थी। वह हमेशा अपनी फीलिंग्स इस डर से छुपाती थी कि कहीं वह तेरी दोस्ती भी ना खो दे। ओम की बात सुनकर अंश तो जैसे अपनी जगह पर मूर्ति ही बन गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ओम ने गुस्से से कहा, इतने दिनों से मैं तुझे इस चीज़ का एहसास करने की कोशिश कर रहा था। तेरे दिल में जो ईशानी के लिए है वह सिर्फ दोस्ती नहीं है बल्कि प्यार है, पर उससे समझने को तैयार नहीं था। सब कुछ तुम्हारे बीच में होने के बाद तूने ईशानी से कहा कि यह सिर्फ एक गलती है, वह सब कुछ भूल जाए जो तुम्हारे बीच में हो चुका है। तुम सोच भी कैसे सकते हो ईशानी को कैसा लगा होगा? अंश तुम इतनी ज़्यादा डफर कैसे हो सकते हो? ओम ने इस बार चिल्लाते हुए कहा। ओम की बात सुनकर अंश ने कांपती आवाज़ में कहा, तुम मजाक कर रहे हो ना ओम? मोटू मुझसे प्यार कैसे कर सकती है? हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना। अंश की बात सुनकर ओम ने गुस्से से अंश की कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, क्या लगा रखा है तूने? बेस्ट फ्रेंड्स क्या बेस्ट फ्रेंड प्यार नहीं करते? सबसे ज़्यादा अगर किसी के बीच में प्यार होता है तो बेस्ट फ्रेंड, और ज़्यादातर बेस्ट फ्रेंड की एक दूसरे से शादी करते हैं क्योंकि फ्रेंडशिप में ही ज़्यादातर प्यार होता है। तेरे अंदर यह अक्ल कब आएगी? बेस्ट फ्रेंड कह के तूने ईशानी को साइड लाइन कर दिया। तुझे कभी उसकी आंखों में खुद के लिए प्यार नज़र नहीं आया। मैं गलत था। तुझे ईशानी से कोई प्यार नहीं है, बल्कि तू उसका प्यार डिजर्व ही नहीं करता। ओम ने इतना कुछ कहने के बाद भी अंश किसी मूर्ति की तरह खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहना क्या चाहिए। उसकी आंखों में आंसू की बूंदें लुढ़क रही थी। उसने रोते हुए कहा, ईशान मुझसे प्यार करती थी। अंश की बात सुनकर ओम की आंखों में इस बार आंसू आ गए। उसने चिल्लाते हुए कहा, वह मुझे बचपन से प्यार करती थी। जब भी तू किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करता था मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा जो कि तू कभी देख नहीं पाया। जब तूने रिया को प्रपोज किया तो तूने हमारे सामने कहा कि तू उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया का मैंने ईशानी को घंटे रोते देखा है। तू तो उसका बेस्ट फ्रेंड है ना।
जब भी वह रोती है या उसे कुछ होता है तो वो झट से पहचान जाता है, पर उस दिन तू नहीं पहचाना। वह रो रही थी। उस दिन ईशानी के मुझसे कहा था कि तू बदल गया है। ईशानी ने सही कहा था कि तू बदल गया है अंश। ओम की बात सुनकर अंश कुछ नहीं कह पाता। ओम ने गुस्से से कहा, तूने ईशानी से कहा ना कि वो सब कुछ भूल जाए। तो जो कुछ भी तुम्हारे बीच हुआ था, मैं वादा करता हूँ ईशानी सब कुछ भूल जाएगी। इनफैक्ट मैं तेरे जैसे इंसान के पास उसे आज के बाद आने भी नहीं दूंगा। बहुत दर्द दे चुका है तू ईशानी को, जब अब और नहीं। मैंने तेरे लिए उसे घंटों रोते देखा है, पर अब मैं उसे रोने नहीं। रोम, इटली में एक बड़े से आलीशान घर में एक लड़की बेड पर सोई हुई थी। कमरा पूरी तरह से पिंक कलर से डेकोरेट किया गया था। लड़की के सर का पर तकिया था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक और लड़की अंदर आई। उसने चिल्लाते हुए कहा, कितना सोएगी? इतना कहकर उसे लड़की ने दूसरी लड़की के ऊपर चद्दर हटा दी। दूसरी लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, सोने देना सिया। यह लड़की कोई और नहीं, सिया थी। बेड पर सो रही लड़की ईशानी। 1 महीने पहले ईशानी इटली में आ गई थी। इस बारे में सिर्फ घर पर उसके भाई को पता था। घर वालों को भी यह बात पता नहीं था कि ईशानी क्यों इंडिया से जाना चाहती थी। घर पर ईशानी को भी यह बात पता नहीं थी ईशानी क्यों इंडिया से जाना चाहती थी। घर पर ईशान ने सिर्फ इतना कहा था कि ईशानी को बाहर पढ़ाई करना है। जब सिया को ईशानी और अंश के बीच में हुई बात पता चली तो उसने ईशानी के साथ जाने का मन बना लिया। सिया भी काफ़ी अच्छे घर से बिलोंग करती थी। उसके पेरेंट्स तो मान गए और ईशानी और ईशान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ईशानी कहा है, यह बात उसके फ्रेंड्स में सिर्फ ओम जानता था। सिया ने जब देखा कि ईशानी उठ नहीं रही है तब उसने ईशानी के पेट पर गुदगुदी करते हुए कहा, ईशानी उठ जाओ, हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है। ईशान ने ईशानी की ओर सिया दोनों का एडमिशन रोम के ही एक अच्छे कॉलेज में कर दिया था। ईशानी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सिया मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे बहुत थकावट हो रही है, प्लीज़ सोने देना। थोड़ी देर बाद ईशानी की बात सुनकर सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, तू 2-3 दिनों से इतनी आलसी क्यों हो गई है ईशानी? पहले तू इतनी लेट नहीं उठती थी। सिया की बात सुनकर ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं पता यार, पर मेरा उठने का दिल ही नहीं करता, बहुत थकावट होती है। कहते हुए ईशानी जैसे तैसे उठकर बैठ गई। तभी उसे कुछ अजीब सा फील हुआ और वह दौड़ती हुई बाथरूम की तरफ चली गई। उसे इस तरह से दौड़ता देखकर सिया भी दौड़ते हुए उसके पीछे चली गई। उसने देखा कि बाथरूम में ईशानी वाश बेसिन में उल्टियाँ कर रही हैं। सिया ने ईशानी की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ईशानी क्या हो रहा है तुझे? कल भी तुझे उल्टी हुई थी। ईशानी ने अपने चेहरे को क्लीन करके थकी हुई आवाज़ में कहा, पता नहीं, मैंने कुछ उल्टा सीधा भी नहीं खाया था, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ईशानी की बात सुनकर सिया ने चिंता करते हुए कहा, ईशानी हम डॉक्टर के पास सुनकर ईशानी ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक हो जाऊंगी। सिया ने ईशानी को घूरते हुए कहा, क्या ठीक हो जाऊंगी? 3 दिन हो चुके तेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है और तू काफ़ी आलस भी कर रही है। ईशानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने जो परसों आइसक्रीम खाई थी उसकी वजह से यह सब हो रहा है। सिया जो कि अब तक चिंता में लग रही थी, ईशानी की बात सुनकर उसने गुस्से से कहा, तुमने फिर से रात को उठकर आइसक्रीम खाई? सिया की डांटता देख कर ईशानी ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, मैं बस एक कटोरी आइसक्रीम खाई, अब तुम गुस्सा मत करो, चलो हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है। कहते हुए ईशानी ज़बरदस्ती सिया को बाथरूम में खींचकर बाहर ले आई। इंडिया, मुंबई। इस वक्त कंपूर मैंसन में माहौल बहुत काफ़ी ख़राब था। संगीता जी और संजय जी दोनों लिविंग रूम में परेशान बैठे हुए थे। तभी सीढ़ियों से वसुधा जी और ओम जी नीचे आ रहे थे। उन्हें संगीता जी और संजय जी को परेशान देखकर परेशानी भरी आवाज़ में कहा, अंश कहाँ है? संगीता जी ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मायूसी भरी आवाज़ में कहा, वही नहीं पता चल रहा है माँ, पता नहीं इस लड़के को 1 महीने से क्या हो गया है। इस दिन का चैन है न रात का, क्या करता है और क्या नहीं किसी को पता नहीं। पता न ठीक से खाता है न पीता है, न हमारे साथ बात करता है। हमारा अंश पिछले 1 महीने से जिंदा लाश की तरह की रहा है। माँ मुझे समझ नहीं आ रहा है उसे हुआ क्या है। संगीता जी की बात सुनकर वसुधा जी ने परेशानी भरी आवाज़ में कहा, ईशानी अकेली थी,
जो हर परेशानी में उसकी मदद करती थी, पर अब वह भी इंडिया में नहीं है। सब लोगों को यही पता था कि ईशानी पढ़ने के लिए बाहर गई है, पर किसी को यह नहीं पता था कि ईशानी कहाँ गई है। ना ही किसी को यह पता था कि अंश और ईशानी के बीच में क्या। ईशान और ओम को ही पता था। तभी संजय जी ने कहा, मैं राघव से पूछकर देखता हूँ। राघव अंश का असिस्टेंट है। अंश कॉलेज से जाने के बाद ऑफिस का काम संभालता था। संजय जी के कॉल करने के बाद दूसरी तरफ से एक लड़के ने कॉल उठाया। संजय जी ने कहा, राघव, अंश कहाँ है? संजय जी की बात सुनकर राघव ने कैबिन की तरफ देखा, जिसके अंदर से अभी अभी वह भागता हुआ बाहर आया था। पिछले 1 महीने से चुलबुला और नॉटी अंश पूरी तरह से शैतान बन चुका था। ना कि वह कभी किसी के साथ मस्ती मजाक करता था, ना ही हंसता मुस्कुराता था, बल्कि हर समय किसी न किसी पर अपना गुस्सा उतारता था। और थोड़ी देर पहले ही अंश का गुस्सा राघव पर निकला था, सिर्फ इस वजह से कि राघव ने एक मेल सेक्रेटरी की जगह पर अंदर कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। उन्होंने कैबिन में आने से मना किया है। राघव की बात सुनकर संजय जी ने कहा, क्या अंश ने ब्रेकफास्ट कर लिया है? संजय जी की बात सुनकर राघव को याद आया कि थोड़ी देर पहले अंश ने ब्रेकफास्ट को कचरे के डब्बे में डाल दिया था, पर यह बात राघव संजय जी को नहीं बता सकता था। इसलिए उसने गहरी सांस लेकर कहा, जी सर, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया था। अंश ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, यह सुनकर संजय जी को राहत मिली। कुछ देर बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। वहीं उनके फ़ोन रखने के बाद राघव ने खुद से कहा, अब मैं सर को कैसे बताऊं? अंश सर के साथ कुछ प्रॉब्लम है। पहले वो ऐसे नहीं थे, पर अब वह किसी शैतान से कम नहीं हो गए। वहीं के दिन के अंदर अंश इस वक्त अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह बिना पलके झपकाए सीलिंग को देख रहा था। तभी उसका ध्यान थी। पिछले 1 महीने से कृष्ण, दक्ष और ओम ने एक बार भी अंश के साथ बात नहीं की थी, और ईशानी के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। इस 1 महीने में अंश पूरी तरह से टूट चुका था। उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपनी फीलिंग्स खुलकर शेयर कर सके। जब से उसे पता चला था कि ईशानी उससे प्यार करती थी, अंश को भी एहसास हो गया था कि उसके दिल में भी ईशानी के लिए जो फीलिंग थी वह सिर्फ बेस्ट फ्रेंड की नहीं बल्कि प्यार की थी। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अंश पिछले 1 महीने से अपने पूरे सोर्स की मदद ईशानी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर ईशानी के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अंश ने हिम्मत करके ईशानी से भी पूछा था। ईशान ने उसे साफ साफ कह दिया था कि अंश और ईशानी को अंश और से कोई मतलब नहीं है। अंश अभी अपने ख्यालों में गुम ही था कि तभी कैबिन का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। अंश ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, कम इन। अब अंश हमेशा की तरह किसी से प्यार से बात नहीं करता था, बल्कि वह एक एरोगेट किंग की तरह बात करता था जिसके अंदर फीलिंग्स ना हो। दरवाज़ा खुलते ही 2 लोग अंदर आए। उन दोनों को देखकर अंश जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ। यह वही लोग थे जिन्हें अंश ने ईशानी को ढूंढने के लिए काम पर लगाया था। अंश ने उतावलेपन से कहा, कुछ पता चला? अंश, जो अभी तक फीलिंगलेस लग रहा था, इस वक्त उसकी आंखों में हजारों फीलिंग्स नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन लोगों के ही आने का इंतज़ार कर रहा था। उन लोगों ने अपना सर झुकाते हुए कहा, सर, हमने पता करने की कोशिश की पर हमें कुछ पता नहीं चला। मैडम 1 महीने पहले मुंबई से दिल्ली गई थी, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से लंदन, लंदन से सिंगापुर। उसके बाद की हमें कोई डिटेल्स नहीं है। हमने अपने सामने खड़े दोनों आदमियों की बात सुनकर अंश, जो अभी तक घबराया हुआ लग रहा था, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, पिछले 1 महीने से तुम लोग यही कह रहे हो। तुम लोगों को इस काम के लिए लाखों रुपए नहीं देता हूँ। अंश इस वक्त काफ़ी गुस्से में लग रहा था। उसने अपना कैबिन का सामान तोड़ते हुए कहा, पिछले 1 महीने से तुम लोग एक बात पता नहीं लगा पाए कि मेरी मोटू कहाँ है, किस बात के पैसे लेते हो मुझसे। अंश का गुस्सा देखकर दोनों आदमी डर के मारे पीछे हो गए। अंश इस वक्त काफ़ी गुस्से में लग रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी निकलो यहाँ से, वरना तुम लोगों की जान ले लूँगा। अंश का गुस्सा देखकर दोनों जल्दी से कैबिन से बाहर चले गए। उन दोनों के जाने के बाद अंश धड़ाम से ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अंश ने अपने बालों को खींचते हुए कहा हो तुम मोटू? पिछले 1 महीने से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ।
फिर तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। क्या मुझे मेरी गलती कितनी बड़ी सज़ा दोगी? मुझे एक मौका भी नहीं दोगी? मोटू प्लीज़ कम बैक, आई कांट लिव विदाउट यू। कहते हुए अंश की आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे। पिछले 1 महीने से ईशानी से दूर रहकर वह इतना तो समझ चुका था कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ ईशानी है। वह यह भी समझ चुका था कि वह ईशानी से हमेशा से प्यार करता था, बस इस बात को मानने को तैयार नहीं था। अब उसे खुद पर गुस्सा आता था कि वह पहले अपनी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ पाया। अगर पहले ही वह समझ जाता तो शायद आज ईशानी उसके पास उसके साथ होती, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। पिछले 1 महीने से अनजाने हर एक कोशिश की थी ईशानी को ढूंढने पर अभी तक उसके हाथ में रिजल्ट नहीं लग रहा था। उसने कई बार ओम, दक्ष और कृष्ण से बात करने की कोशिश की थी, पर तीनों ने उससे कोई बात करने को तैयार नहीं था। कृष्ण और दक्ष फिर भी उसके साथ थोड़ी बहुत बात कर लिया करते थे, पर ओम अंश को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। अंश भी समझ सकता था कि ओम उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, जिस वजह से ओम से गुस्सा नहीं था, बल्कि वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा था ताकि ओम के थ्रू ही सही उसे ईशानी के बारे में पता चल सके।